साथियों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग RO-ARO के तहत PYQs कर रहे हैं, उसी का शेष हिस्सा करेंगे। भारतीय इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है और आज से जो है इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हो रही है। तो बढ़ते हैं आगे। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों, यह कथन ऑस्टिन का था, याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। और दोस्तों, इसने क्या किया था? जो प्रांतों में द्वैध शासन था दोस्तों, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किया गया था, अब वो यहाँ से हटाकर 1935 के तहत केंद्र में कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1909 दोस्तों किससे संबंधित है? मार्ले मिंटो सुधारों से संबंधित है। याद कीजिए, जब कहा गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होगा, जो मतदान की प्रक्रिया होगी वो पृथक निर्वाचन के सिद्धांत पर होगी। और 1919 और क्या करता है दोस्तों? जो सिविल सेवाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और 1947 तो आप जान ही रहे हैं। फिर अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। एकदम सही है दोस्तों। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो दोस्तों, दोनों कथन सही हैं। दोस्तों, पहली बार भारत में सिविल सेवा 1922 में हुई थी, और उसमें भी पहली बार दोस्तों कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। उसके बाद दिल्ली में हुई। तो दोनों कथन दोस्तों सही हैं। 1941 तक आते आते भारतीयों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो गया था इसमें। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे। इनसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, वो कौन थे? सच्चिदानंद, आप सभी जानते होंगे, सच्चिदानंद। और दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक में ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था दोस्तों? तो BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। कंफ्यूज कतई मत होना है, BR अम्बेडकर नहीं करना है। फिर है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया दोस्तों, कब? सभी जान रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सभी जान रहे हैं, एकदम बच्चा सवाल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था दोस्तों, कहाँ से? मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था दोस्तों? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर अगला सवाल, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकारों की बात हो रही है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। देखिए, हूबहू प्रश्न रिपीट कर दिया है, थोड़ा सा अंतर करके। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है दोस्तों, तो फिर से कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था, आयरलैंड के संविधान से एकदम प्रचलित और आयोग प्रिय प्रश्न है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद थे। अभी भी मूल रूप से इतने ही अनुच्छेद हैं, आप सभी जान रहे होंगे। फिर है, और जो बड़े हैं दोस्तों तो वो उन्हीं अनुच्छेदों में विस्तार हुआ है। तो इस तरह से बढ़ने के बाद लगभग कितने हो गए हैं? 468। 468 आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, जब ज़्यादा ही घुमाना होगा आयोग को तो पूछ भी सकता है। और आजकल तो देखिए कैसा खेला कर रहा है, कम सीटों पर ही रिजल्ट देने की बात चल रही है, और जो क्वेश्चनों की जो उलटबांसी चल रही है वो भी देखिए डिलीट करने का मसला जो चल रहा है। काफ़ी अभ्यर्थी जो है ऊहापोह की स्थिति में है। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है दोस्तों, क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। आप सभी जान रहे होंगे, भारत राज्यों का संघ है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायतें जो हैं दोस्तों, भाग 9 में इनका उल्लेख किया गया है। नगर पालिकाएँ भाग 9A में या फिर 9 में। सहकारी समितियां जो हैं दोस्तों 9B में। और अधिकरण जो हैं दोस्तों भाग 10 में ना होकर किस में है दोस्तों? भाग 14A में दोस्तों अधिकरणों का उल्लेख है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में इसका उल्लेख है। नगर पालिकाएं दोस्तों 9A में, और निर्वाचन जो है भाग 15 में। तो विकल्प बी जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र की बात जो है दोस्तों भाग 8 में की गई है और यहाँ पर 7 की बात हो रही है। तो इसलिए विकल्प बी सही उत्तर नहीं होगा। विकल्प बी सुमेलित नहीं है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक से संबंधित उपबंध हैं। अनुच्छेद 123 जो है दोस्तों अध्यादेश की बात करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 दोस्तों किससे संबंधित है? आप सब जान रहे हैं, किससे? निर्वाचन से। निर्वाचन से संबंधित है। कैसे याद रखना? 15 और पोलिंग 15 पोलिंग। और संविधान का भाग 16 जो है दोस्तों किससे संबंधित है? आपात उपबंध देख लेते हैं दोस्तों, भाग 18 से संबंधित है। राजभाषा जो है दोस्तों भाग 17 से संबंधित है। और जो बचा है संविधान का भाग 16, वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित है। तो सभी मैंने बता दिए हैं। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुसूचियां दी गई हैं, उनको मिलाना है। 7वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है विषयों के बंटवारे से, संघ राज्य और समवर्ती सूचियां इसमें दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों सभी जान रहे हैं भाषाएं दी गई हैं। पहले 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 8 और जुड़ गई हैं, तो कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है?
कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची उससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। तो इस तरह से मिलान करने पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हूबहू वही प्रश्न दोस्तों रिपीट कर दिया है, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है दोस्तों? तो आर्थिक नियोजन जो है दोस्तों समवर्ती सूची का हिस्सा है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग जो हैं आरओ के लिए अभी से निबंध लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक ग्रुप, पेड ग्रुप जो है चालू कर दिया गया है, और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था दोस्तों। अब तक मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है उद्देशिका में। दोस्तों निबंध एक ऐसी कला है जो एकदम से विकसित नहीं होती है, तो इसलिए वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, वो तो आनी ही है। हमको अपने अस्त्र शस्त्र जो है पहने करके तैयार करके अपने तर्कस में रखने हैं, ना कि हमको इंतज़ार करना है कि कब जो है युद्ध हो और तब हम उतरें। तब तो फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर ही काम करना पड़ेगा वहाँ पर। कहाँ पर? मैदान में। उद्देशिका में संशोधन दोस्तों मात्र एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके द्वारा SPA सपा को जोड़ा गया। सपा का मतलब, S का मतलब समाजवादी, P का मतलब पंथ निरपेक्ष और A का मतलब अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। समाजवादी शब्द देखिए रिपीट हुआ है, उद्देशिका में जोड़ा गया किससे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कही जाती है। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ये भी याद रखिएगा। तो जब दिया रहे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा है अम्बेडकर ने, तो संविधान की आत्मा का, और नहीं दिया रहे तो क्या कहेंगे? प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहेंगे। और दोस्तों राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था उद्देशिका को? तो दोस्तों KM मुंशी ने कहा था, याद रखिएगा। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है दोस्तों, किस रूप में की गई है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक, सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। एकदम सही है दोस्तों, विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात कही गई है? एक सवाल तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो विकल्प D सही उत्तर हो जाएगा। और यदि दोस्तों बात करी जाए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वो कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों? विचार की स्वतंत्रता, विचार करने की, और फिर विचार जब होगा तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाएगी दोस्तों। और जब अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाएगी तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास हो जाएगा, और जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो वही धर्म बन जाता है। तो चौथा धर्म हो गया। और धर्म के बाद जो है दोस्तों बात आती पूजा की, उपासना की, तो 5वां हो जाएगा उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, याद रखिएगा। तो ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है। भारतीय संविधान, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत दोस्तों कौन है? तो जनता है। हम सभी जानते हैं, हमारी प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोगों से, तो जनता जो है वो स्रोत है। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो एक राज्य
जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। एकदम सही है दोस्तों, विकल्प ए भी सही है और विकल्प बी भी सही है। सर्वोच्च शक्ति एक ही राजा के समान व्यक्ति में निहित हो दोस्तों, तो ये गणतंत्र नहीं, ये हो जाएगा राजतंत्र। तो विकल्प सी सही नहीं होगा। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो डी विकल्प भी सही है। तो जो सही नहीं है वो कौन है? विकल्प सी। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों कौन? सभी जान रहे हैं, बाघ है। और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, याद रखिएगा। ये जो है बच्चा सवाल है। राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया गया है, मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा पावो क्रिस्टेटस। फिर से वही सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय पक्षी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो विवादित प्रश्न है दोस्तों, इसको जो है स्टार बना के इन लोगों ने छोड़ दिया है। यदि बात करें 1948 में गठन की दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 1948 में हुआ। बाकी पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब, इन सब का गठन जो है दोस्तों 1950 में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश का दोस्तों 1971 में हुआ है, सुधार कर लीजिएगा, 1971 में हिमाचल प्रदेश का। तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं बन रहा है। इन तीनों का जो है, जो ऊपर के तीन हैं, ये 1950 में गठित हुए हैं, और जो हिमाचल प्रदेश है वो 1971 में गठित हुआ है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो मिलाना है अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, और नागालैंड जो है 1963 में। इन सभी को जब व्यवस्थित करेंगे तो उत्तर कौन सा बन के आएगा? ए। पुनः दोस्तों मिलाना है। झारखंड, इसका गठन दोस्तों 2000 में हुआ। तेलंगाना सभी जान रहे हैं 2014 में, सिक्किम 1975 में, और नागालैंड जो है 1963 में। यहाँ पर 62 दिया गया है, तो इसको नज़दीकी समझ के हम लोग कर देंगे। फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1953 में किया गया दोस्तों। किसका गठन? पहली बार आंध्र प्रदेश का किया गया था 1953 में। लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों 1956 में जो है भाषाई आधार पर गठन किया गया था। फिर है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? अभी आपको बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश का किया गया 1953 में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों? तो 20 सीटें आरक्षित हैं, सभी जान रहे हैं। 530 और प्लस 20 का आंकड़ा रहता है। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 2 सदस्य जो हैं दोस्तों वो होते हैं आंग्ल भारतीय। लेकिन अब जो हैं उनकी संख्या को नगण्य मानते हुए यह प्रावधान हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों? तो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान था वो अब निरसित कर दिया गया है। तो ये पूछ लिया जाता है किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है? तो 104वें। भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? तो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं, और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया था? तो दोस्तों कर्नाटक ने किया था। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है दोस्तों? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और
केरल और पुदुचेरी के बीच है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो संसद को। याद रखिएगा, यह शक्ति संसद को प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत। 2 में दोस्तों क्या होता है? नए राज्यों का प्रवेश होता है। संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात है। और जो संविधान का अनुच्छेद 3 है उसमें क्या है दोस्तों? उसमें नाम जो सीमाएं हैं दोस्तों उनके परिवर्तन की बात की गई है और नाम परिवर्तन की भी बात की गई है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 में क्या है दोस्तों? इस तरह का संविधान संशोधन जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 के तहत इनका प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों पंखा यदि आवाज़ आ रही हो तो उसको जो है सह लीजिएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो दोस्तों 11 दिसंबर 2019 को जो है राज्यसभा से पारित हुआ अंतिम रूप से। याद रखिएगा। और दोस्तों 12 दिसंबर 2019 को जो है राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति वाला जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों ये लागू कब हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। लागू होने वाली तिथि और राष्ट्रपति की मंजूरी, ये जरूर याद रखिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 23 जो है दोस्तों किससे संबंधित है? जो बलात् श्रम है, मानव तस्करी है, इसके निषेध की बात करता है। और अनुच्छेद 24 जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं कारखानों में नियोजित नहीं किए जा सकते हैं। तो 14 और 24 देखिए दोनों में 4 आ रहा है। याद रखिएगा। और दोनों में ही चा आ रहा है उच्चारण के दौरान। पहला जो शब्द है वो चा आ रहा है। तो इस तरह से जोड़ के जब इसको देखेंगे तो याद रहेगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है? जैसा कि ऊपर बताया था, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत मतलब अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत मतलब यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1978 में आया था। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया और वो अब कहाँ पहुँच गया? 300A में पहुँच गया है और भाग 12 में पहुँच गया है। ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 300A के तहत अब उसको पढ़ा जा रहा है। और दोस्तों नई NCERT में इसको संवैधानिक अधिकार ही माना गया है। मैं भी संवैधानिक अधिकार ही मानता हूँ, बस ये है कि अब मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समानता की बात करता है। और अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों वह उपाधियों के अंत की बात करता है। मतलब राज्य जो है कुछ विशेष उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि नहीं दे सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा।
बाकी सब आपको बता ही चुका हूँ। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। 15 जो है लैंगिक भेदभाव, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। 16 अवसर की समानता से संबंधित है। लोक नियोजन में मतलब नौकरी इत्यादि में समान अवसर दिए जाएंगे सबको। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी किसमें निहित है दोस्तों? अंतर्निहित है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है इसको अंतर्निहित माना जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है। 19(1) में बोलने की बात कही गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है। 19(1)(b) में दोस्तों किसकी बात कही गई है? सभा करने की बात कही गई है। ठीक है, बोलेगा कहाँ आदमी दोस्तों? सभा में। और सभा में ही जो है दोस्तों 19(1)(c) में जो है दोस्तों क्या होगा? संगठन या फिर संघ बनाने की बात हो जाएगी, स्वतंत्रता की बात हो जाएगी। तो इस तरह से क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो जब संघ बन जाएगा तो क्या होगा? फिर आवागमन की ज़रूरत होगी। आवागमन की ज़रूरत होगी तो वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) का हिस्सा हो जाएगा। आवागमन की स्वतंत्रता की बात करता है। जब आवागमन होगा तो निवास की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। तो ये जो है ई का हिस्सा हो जाएगा। और एफ में दोस्तों क्या था? संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। और जी में जो है निवास करने का अधिकार जो है उसका प्रावधान है, याद रखिएगा। तो बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आवागमन का अधिकार, और फिर निवास का अधिकार, और अंततः निवास करने के बाद जो काम जरूरी है वो है व्यापार करने का अधिकार। ये सब स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अभी बात कर चुका हूँ अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों गिरफ्तारी के निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। कानून जो है लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त हो जाता है? तो दोस्तों कौन सा अधिकार प्राप्त हो जाता है? एकांतता का अधिकार। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मामलों के आधार पर डिसीजन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वही प्रश्न पूछ लिया गया है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, ये भी सही है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, ये भी सही है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, यही कथन गलत है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 सही हैं। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14 और 16 जो कि विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करता है, और 16 जो है लोक नियोजन में समान अवसरों की बात करता है। इन दोनों को जो है किसके साथ मिलाकर पढ़ने पर दोस्तों? समाजवाद के साथ मिलाकर पढ़ने पर वेतन जो है समान वेतन मौलिक अधिकार के तहत शामिल कर लिया जाता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ये दोस्तों क्या करता है? व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, ये बात करता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों? इस अनुच्छेद में व्यक्ति को उसके खिलाफ जो है
बयान देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता है। ये भी इसी में, इसका भी प्रावधान इसी अनुच्छेद में किया गया है। और अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, ये तीसरा प्रावधान है अनुच्छेद 20 में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 नहीं दोस्तों 22 होगा, अभी बता चुका हूँ। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। तो विकल्प बी जो है सही सुमेलित नहीं है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया दोस्तों? तो 1976 में पारित किया, याद रखिएगा। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों क्या है? एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है। तो विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोनों अधिकार इसी में निहित हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा। 14 से लेकर 18 तक कैसे याद रखना है दोस्तों? 5, 4, 2, 4, 2 इतना याद रख लीजिए। तो ये 5 जो हैं दोस्तों समानता से संबंधित हैं, समानता से संबंधित अधिकार हैं 5 अनुच्छेदों में। 4 अनुच्छेदों में दोस्तों स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान हैं और 2 में जो है दोस्तों क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और 4 अनुच्छेदों में जो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और 2 अनुच्छेदों में दोस्तों क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। 5 मतलब 14 से 18 हो गया है और इधर 19 से स्वतंत्रता के तहत क्या हो जाएगा, 19 से लेकर 22 तक। और फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। और इसी तरह से धार्मिक जो धर्म से संबंधित अधिकार हैं वो दोस्तों 25 से 28 तक दिए गए हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। यही कथन गलत है दोस्तों। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये भी सही है। तो विकल्प सी जो है सुमेलित नहीं है। विकल्प सी जो है सही उत्तर नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39 घ में इसका प्रावधान है, याद रखिएगा। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है दोस्तों काम करने के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए लाया गया, याद रखिएगा। जो किसकी बात करता है? लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात करता है। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत शामिल किया गया है। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए जो है एक मिनट, पीडीएफ के लिए दोस्तों एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट करंट
AK123 इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिलेगी, करंट अफेयर्स के क्विज मिलेंगे और संबंधित जो भी लिंक होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध है दोस्तों, गौ संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यही संबंधित नहीं है दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो दोस्तों कौन सा जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी है दोस्तों। गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह का जो प्रावधान है वो बाद में जोड़ा गया। और भाग 4 में जो है नीति निदेशक सिद्धांतों की बात कही गई है, याद रखिएगा। 39A में जो है निःशुल्क गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों की बात करी जाए दोस्तों, कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। और संविधान के भाग 4A में जो है दोस्तों इनका उल्लेख है, याद रखिएगा। और संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं। किस संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इनको जोड़ा गया। इनकी संख्या दोस्तों पहले 10 थी, एक बाद में और जोड़ा गया, तो कुल कितने हो गए? 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, दोस्तों यही कथन सही नहीं है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, यह भी सही है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो विकल्प ए ही सही उत्तर नहीं है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों? तो 11 हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। 11वां जो है बाद में जोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा। 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है 11वां। राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कितने में सदस्य होते हैं दोस्तों? निर्वाचन मंडल की बात करें दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख है, ठीक है। 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। और इसको लिया कहाँ से गया है दोस्तों, इस पर बात नहीं करेंगे अभी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं दोस्तों इसमें शामिल होते हैं, सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। केवल और केवल विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा। तो दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, सही है दोस्तों। और ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से कथन 1 और 3 और 4 सही हैं। तो विकल्प ए सही उत्तर हो डी सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला 1, 3, 4। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन है दोस्तों? तो दिल्ली और पुदुचेरी, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो है अभी तक इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाया है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो 11वें राष्ट्रपति दोस्तों कलाम साहब, इन्हीं को जो है मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अग्नि की उड़ान दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 में ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। फिर है
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। एक पॉइंट और आपसे पूछ लिया जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी जो हैं दोस्तों निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? नीलम निर्विरोध। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होगा। यदि ये भी नहीं है दोस्तों तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति बनाया जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों एनर्जी लेवल जो एकदम नीचे चला गया क्योंकि आज उपवास भी है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। और इसी के साथ पूरी वीडियो समाप्त होती है। इसका शेष बचा हुआ हिस्सा आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भैया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आपको पहले भी बता चुका हूँ, टारगेट करंट AK 1 to 3। और याद रखिए वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए दोस्तों, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। जो स्ट्रेटजी वीडियो दिया है RO की तैयारी कैसे करें, उसमें एक कथन बोला है जो कि यूपीएससी में एक निबंध के रूप में पूछा गया था कि छप्पर छाने का सही वक्त तब होता है जब धूप खिली हुई हो। तो अभी धूप खिली हुई है, एग्ज़ाम रूपी बादल हमको नहीं घेरे हुए हैं। हमको क्या करना है? चुन चुन के चीज़ों को तैयार कर लेना है। कम से कम जो PYQs हैं दोस्तों, यूपी PCS के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए उन सब के मैंने उपलब्ध कराए हैं, उन सबको तो तैयार कर ही लेना है और निबंध वगैरह पे अच्छे से पकड़ कर लेनी है। जुड़े रहिए दोस्तों, आपको प्री पास कराना मेरी जिम्मेदारी है, जान लीजिए। RO का प्री निकलवाना मेरी जिम्मेदारी, यहाँ तक कि मेंस भी दोस्तों पूरा मदद करूँगा A to Z। जो ग्रुप चल रहे हैं ज्वाइन कीजिए दोस्तों, निबंध का ग्रुप चल रहा है और बहुत ही कम शुल्क पे चल रहा है, तो देर मत करिए, ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।